मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज हम बात करें महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर। यहाँ पर खबर सामने आई कि 2024 के जो चुनाव है उसमें चेहरा कौन होगा महाराष्ट्र की तरफ से, ये भी कहा जा रहा है। और आने वाले समय में कौन सीएम बनेगा ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से रातों रात उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद 30 तारीख को एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, तो सरकार बनती नजर आई थी, क्योंकि यहाँ पर विधायकों ने बगावत की थी और एकनाथ शिंदे को फायदा हुआ था और साथ ही साथ भाजपा को भी। लेकिन अब सवाल जिस तरीके से उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही यहाँ पर सरकार गिरती नजर आएगी, एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर इल्जाम भी लगाया और कहा है कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दा है कि क्या 2024 में कुछ नया होने वाला है महाराष्ट्र में। मुद्दा है कि नया सीएम कौन होना चाहिए। मुद्दा है कि क्या एकनाथ शिंदे ही अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे से जब सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक यहाँ पर नौकर हूँ और मैं नौकर की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश पूरी तरीके से करूंगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बारे में कुछ सोचे और मेरे बारे में सोच कर यहाँ पर फैसला ले। तो हमारे साथ अबरार यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं और अबरार हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो अबरार, आपसे सीधा सवाल है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया था कि 2024 में क्या कुछ नया होगा महाराष्ट्र में। दूसरा, उनसे पूछा गया कि सीएम कौन बनना चाहिए आने वाले टाइम में। उन्होंने कहा कि मैं तो एक नौकर हूँ और काम कर रहा हूँ, जनता की पसंद है कि किसको चुनती है। आपको क्या लगता है अगर चुनाव होते हैं तो क्या यहाँ एकनाथ शिंदे को जो जनता है वो चुनती नजर आएगी? देखिए, एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके के हालात में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और ख़ुद जिस तरीके से सारे मामलात रखने में कामयाब हो पाए, तो भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी ये थी कि अगर वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो जाहिर सी बात है कि सत्ता नहीं बन पाती। और किसी भी पार्टी के लिए इससे अच्छी और बेहतर बात क्या हो सकती है कि वो विपक्ष से जो है उठ करके सत्ता पक्ष में आने का मौका मिले। और जाहिर सी बात है कि आने वाला जो समय होगा, जहाँ तक 2024 की बात है, तो एनडीए का चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के बाद भी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर एकनाथ शिंदे ये सोच रहे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो ऐसा कतई नहीं होगा। फिलहाल आप देखें कि जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़रूर खड़ी है। उसका परीक्षण भी हो चुका है, कई बार सत्ता में भी आ चुके हैं, लेकिन अब तक खुद एकनाथ शिंदे का जो एक तरीके से आप कहें राजनीतिक परीक्षा जो होता है वो अभी तक नहीं हुई। भली वो तमाम बातें, तमाम दावे जो है राजनीतिक करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन दावों में कितनी हकीकत है, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक ये सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए कि बीएमसी चुनाव को लेकर बात हो रही है कि बीएमसी चुनाव बहुत नजदीक है, तारीख पक्की नहीं हुई है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल बीएमसी चुनाव को लेकर आता है कि क्या लगता है अबरार, यहाँ पर बीएमसी चुनाव ही है जो तय कर पाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट या उद्धव गुट दोनों में से कौन जीत हासिल करेगा। अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट जीत हासिल करते हैं तो सोच लीजिए फिर तो आने वाले समय में शिंदे गुट ही है यहाँ पर। लेकिन अगर उद्धव गुट यहाँ पर जीत हासिल करता है तो फिर तो महाराष्ट्र की तस्वीर ही एक बार फिर से बदलती नजर आएगी। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे की यहाँ पर उतनी जो हालात आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में विधानसभा चुनाव को लेकर के उतनी ज़्यादा जो है ख़राब नहीं है, जितना कि आप देखिए कि बीएमसी चुनाव की अगर ख़ास तौर से बात करें हम, तो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है काफ़ी बेहतर स्थिति में। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अगर कम बैक करते एक बार फिर से बीएमसी चुनाव में, उनको बेहतर जो है नतीजों की उम्मीद जो उनको लगातार लग रही है, अगर वो जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इससे महाराष्ट्र की जनता में भी वही उत्साह देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो दूर दराज के शिव सैनिक हैं वो भी फिर पार्टी के साथ उसी उत्साह के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी अगर बीएमसी चुनाव में वो जीत करके फिर से जो है अपनी सत्ता को बनाने में तो सकते हैं उद्धव ठाकरे यहाँ पर, क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव के उन विधायकों को देखा जाए तो वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है और यहाँ एकनाथ शिंदे के पास इतनी मजबूती नहीं है। नया चुनाव चिन्ह उन्हें मिला है और उद्धव ठाकरे को तो सब लोग अच्छे से जानते हैं, तो उद्धव ठाकरे को तो फिर फायदा हो। देखिए, एकनाथ शिंदे की लेकर के जहाँ तक बात है, तो एकनाथ शिंदे की अभी फिलहाल वो सियासी हैसियत जो है वो एक तरीके से मापी नहीं गई है। अपने उन तमाम विधायकों को एक तरीके से गलत बयानबाजी में फंसा करके, एक लालसा दे करके अपने साथ लाने में भले ही कामयाब हो गए हैं, लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता जो देखिए कि भुसावल से लेकर के जलगांव, ये तमाम जगह की जो जनता है, क्या वो तमाम विधायकों को फिर से एक बार जिता करके महाराष्ट्र के सदन में भेजेगी? क्योंकि वो तमाम जो विधायक हैं वो जीते हैं शिवसेना के ही सिंबल पर। तो ऐसे में अगर वो जनता शिवसेना के विधायकों को जिताना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि अगर एकनाथ शिंदे अचानक से नए सिंबल के साथ किसी नए चेहरे को प्रत्याशी बनाते तो जाहिर सी बात है कि जनता उनके पक्ष में वोट नहीं करेगा। और हो सकता
है कि उनके विरोध में करें, क्योंकि उन्होंने उनके वोट का अपमान किया, क्योंकि उन्होंने शिवसेना के लिए वोट किया था और फिर वो अचानक से एकनाथ शिंदे के गुट में जा करके एक उद्धव ठाकरे को ही एक बड़ा धोखा दे बैठे। तो ऐसे में कई तरीके से अभी भी परीक्षा जो एकनाथ शिंदे की बची हुई है और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे तमाम चीज़ें जो है वो एक तरीके से स्पष्ट होती नजर आएगी। देखिए आने वाले टाइम में यही देखना है कि आखिरकार क्या होता है और क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सवाल अभी भी बने हुए हैं कि महाराष्ट्र में आखिरकार किसकी सत्ता होगी, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के कार्यकाल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार को बर्खास्त करने की बात की जा रही है। एक आखिरी सवाल और है मेरा यहाँ पर अबरार से कि देखा जाए अगर आदित्य ठाकरे एक युवा चेहरा है और आदित्य ठाकरे ने अब बड़ी चुनौती दी है यहाँ पर कि जिन नेताओं ने, जिन विधायकों ने यहाँ पर बगावत की थी वो एक बार फिर से चुनाव लड़े और मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो क्या लगता है आपको कि आदित्य ठाकरे की चुनौती कहीं ना कहीं सफल होती नजर आएगी और वो जो बागी विधायक है उन पर दोबारा से विश्वास हो पाएगा किसी को? देखिए आदित्य ठाकरे लगातार उस विरासत वाली राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपने जो तमाम योगदान है वो पार्टी के लिए दे रहे हैं। आप देखिए कि आदित्य ठाकरे वो चेहरा है, अब पूरे अगर ठाकरे परिवार की राजनीति को आप समझेंगे तो 1960 के बाद से लगातार अब तक ठाकरे परिवार से कोई भी चेहरा चुनाव नहीं लड़ा, मात्र आदित्य ठाकरे को छोड़ करके। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी उस प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं और उनकी जो तमाम चुनौतियाँ उन तमाम विधायकों के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये बात उनको पता है वाकई बेहतर तौर पर, क्योंकि वो तमाम नेता कभी भी अब दूसरी बार जीत करके नहीं आ पाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने हालिया दिनों में जो बयान दिया उसमें भी ये बात कही गई है कि अगर वो तमाम विधायक अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है तो वो फिर एक बार इस्तीफा दे और फिर से चुनावी मैदान में जाए, उसके बाद पता लगेगा कि दरअसल उनकी सियासी हैसियत क्या है। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे की उस चुनौती को गंभीरता से लेना चाहिए और एकनाथ शिंदे को अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, वरना जो नतीजे होंगे काफ़ी हैरान करने वाले होंगे और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जो लगातार जो दावे कर रहे हैं कि वो राजनीति में अगर उनके साथ जो तमाम विधायक आए हैं उनमें से अगर एक भी विधायक हार जाता है, सदन में फिर उनकी दोबारा वापसी नहीं होती तो वो राजनीति छोड़ देंगे, ये तमाम सियासी बयानबाजी, इन तमाम बयानबाजी का कोई जो है हालिया जीवन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे में अब यही बात कहना दिलचस्प होगा कि दरअसल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जो सियासी जंग है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होने वाली है बीएमसी चुनाव से पहले, और विधानसभा चुनाव के समय तो हालात बिल्कुल अलग होंगे। देखना होगा कि अब आखिरकार यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने तो चुनौती दे ही दी है, लेकिन उसके साथ साथ अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते नजर आते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव ही है जो ये तय कर पाएंगे कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से आ पाएंगे सियासत में या फिर नहीं। और बाकी ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनको लगा था कि कैग से हम गैग हो जाएंगे, लेकिन स्वागत करता हूं। सबसे अहम बात यही है कि ये महाराष्ट्र को और मुंबई को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र है। जैसे उस समय अहमदाबाद हो, सूरत हो या यूपी हो, वैसे तो हालात मुंबई में नहीं थे, महाराष्ट्र में नहीं थे। मुंबई और महाराष्ट्र का जो अच्छी बात थी वो पूरे दुनिया ने देखी है। हाई कोर्ट ने अच्छी बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, पीएम साहब ने कही थी और WHO ने भी कही थी। तो ये जो प्रशंसा हुई है मुंबई और महाराष्ट्र की, कहीं ना कहीं उनको यही दुख हुआ है कि महाराष्ट्र की प्रशंसा हुई और अभी बदनामी करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसका स्वागत किया है, वैसे ठाणे महानगर पालिका का भी हो, फिर नागपुर का हो, पुणे का हो, हर जगह का हो। और तभी के यूडी मंत्री कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन शायद उन पे भी हो सकता है। आदित्य जी, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री उनकी मन की बात आप कह रहे हो, और उन्होंने आरोप भी लगाया कि आप लोगों ने एक फेक नैरेटिव सेट किया है। कई सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग जब सरकार में थे तब चली गई थी, उन पर आरोप लगाया जा रहा है और इससे महाराष्ट्र का भी नाम खराब हो रहा है। इसे आप नहीं, फेक नैरेटिव का हमने अभी सीखा नहीं उनसे और सीखना भी नहीं चाहते। जो भी है लोगों के सामने अभी जो मैंने टाइमलाइन पढ़ के दिखाई, वेदांता फॉक्सकॉन हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बेल ड्रग पार्क हो, प्रस्ताव तो हमने दिए थे। जो भी मेरिटोरियस हम मांग रहे थे वो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे राज्य के हिस्से में। दुख इसी बात का है। आदित्य जी, ते 6.5 लाख कोटीची इन्व्हेस्टमेंट जी तुम्ही सांगितली होती ड्युरिंग MBA टाइम, त्यातले ॲक्च्युअल इन्व्हेस्टमेंट्स किती टर्न झाले आणि MOUs पर्यंत तेवढेपर्यंत सगळेच सगळे मला वाटतं कन्स्ट्रक्शन फेजमध्ये गेलेले आहेत, एक्झिक्यूट झालेले आहेत। त्याच्यातून 1 की 2 चायनीज इन्व्हेस्टमेंट्स होते आणि आपल्याला आठवत असेल त्यावेळी केंद्र सरकारने एक घोषित हे काढलेलं की चायनीज इन्व्हेस्टमेंट घेऊ नका। ते 2 प्रस्ताव होल्डवर आहेत, ते बाजूला ठेवलेले आहेत, बाकी सगळे हे एक्झिक्यूट झालेले आहेत। भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे, आपल्याला काँग्रेसच्या नेत्यांनी निमंत्रण देखील दिलेले, आपण सहभागी होणार आहात?
मला वाटतं आज पहिले ह्या मुद्द्यांसाठी मी बोलीन, कारण हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. हे महत्त्वाचे मुद्दे लोकांपर्यंत आपल्या माध्यमातून पोचले पाहिजेत आणि जी सत्य परिस्थिती ती गेली पाहिजे. वेदांतासाठी जवळपास 6 महिने महाविकास आघाडीच्या काळात आपण पाठपुरावा घेतला, पण त्याची उच्चाधिकार समितीची बैठक आणि जे पॅकेज देणं अपेक्षित होतं त्याला विलंब झाला किंवा त्यात काय अडचणी आल्या की आपल्या काळात ते नाही, मी आता वाचून दाखवलं फायनल प्रपोजल. कारण काय झालं, वेदांता फॉक्सकॉनकडे आपण त्यांनी 2दा EOI लोड केलेले, आपण 3दा त्यांना रिस्पॉन्ड केलेलं. 3 वेळा पॉझिटिव्ह आल्यानंतर साईट व्हिजिट झाली, फायनल साईट व्हिजिट झाली. मग सगळं झाल्यानंतर जेव्हा सगळं काही ठरतं तेव्हाच तुम्ही HPCला जाऊ शकता आणि मगच ते क्लिअर होतं. योगायोगाने HPC हे खोके सरकारच्या काळात आले. Sir, DCM has declared the 2000 HPC. In that as well, there is a Sorry? DCM has declared the 2000 crore electronic project as well, and in that he is giving allegations as well. What do you have to say? See, 2000 crore, when we heard after Vedanta Foxconn went away, Bal Drug Park, Medical Device Park, Airbus went away, we heard that there would be a larger project, then all of us combined would be coming to Maharashtra. Now, I'm not great at numbers and that's not our forte, that's not something we looked into, and that is why probably the numbers of unconstitutional government are more. But I never knew that 2000 crores was bigger than 2 lakh crores. See, these are projects like an electronic hub. Again, once more, by the way, the electronic hub has been declared by Desai Sahib in Pune in a conference at the Maratha Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. This was last year. The final approval came today. The initiation was in his time. Having said this, you will also get something like a textile park very soon in Amravati. Maybe you will get a renewable energy park in Buttibori. These are parks that are due to come and they will keep coming. But industries from overseas, FDI, where we have asked on meritorious basis, government supported issues like Medical Device Park and Bulk Drug Park, again on meritorious basis. These are places that we really wanted to to see Maharashtra take, the lead, and that's why we have been kept away from. आदित्यजी उदय सामंत असं म्हणाले होते ज्यावेळेला फॉक्सकॉन नेतृत्व विचारले की फॉक्सकॉनची जागा वेदांता फॉक्सकॉन तळेगावमध्ये ती इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये होती. आम्ही त्याची पाहणी केली का रिव्ह्यू घेतला, त्यावरती असं कळलं की 1-2 वर्ष त्यातनं तो सेन्सिटिव्ह झोन काढता येणार नाही. पण मग सप्टेंबरला गेली, मग 1 वर्ष नंतर त्यांना कळलंय. म्हणून अगरवाल विधानांचं म्हणणं आहे. कसं आहे की त्यांना मी जास्ती दोष देत नाही. खरं त्यांचा राजीनामा घेणं गरजेचं आहे, कारण महाराष्ट्रात कृषी आणि उद्योग हे खूप महत्त्वाचे सेक्टर्स आहेत. पण काय झालेलं आहे की राजीनामा नक्की घेणार कोणाकोणाचा. एक आमदार इथे पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन गोळीबार करतात, त्यांच्यावर काही कारवाई नाही आहे. कोण कुठे जाऊन दमदाटी करतं, कारवाई नाही. एक ऑफिस जाऊन तोडतं, कारवाई नाही आहे. तसंच उद्योग मंत्री देखील पहिले 2 दिवस जेव्हा तुम्ही सगळ्यांनी प्रश्न विचारलात तेव्हा त्यांनी सांगितलं माहिती घेऊन सांगतो. मग उपमुख्यमंत्र्यांवर ढकलतात, मग मुख्यमंत्र्यांवर ढकलतात. मुद्दा हा आहे की तळेगावमध्ये जर तुम्ही जाऊन बघितलं तर तिथे अनेक MIDC मध्ये वेगळे म्हणजे त्या MIDC मध्ये वेगळे उद्योग आहेत, प्लॉट्स आहेत, इको सेन्सिटिव्ह झोन, आणि ह्याचा अभ्यास क्लिअर कट डिमार्क झालेला आहे. केंद्र सरकारबरोबर बसून आम्हीच ते करून घेतलं आहे मेपर्यंत. तर हे परत त्यांचं ब्रीफिंग चुकीचं आहे की त्यांना डिपार्टमेंटमध्ये इंटरेस्ट नाही आहे, हे त्यांनी ठरवावं. उदय सामंत म्हणतायत की तुम्ही जेव्हा मोठ्या सरकारमध्ये बैठका घ्यायच्या उद्योगाबाबत त्याची माहिती तुम्ही घेत नव्हता असं. कुठच्या सरकारमध्ये? हो, पण ते उच्च शिक्षण मंत्री होते. देसाई साहेब त्यांना कशासाठी बोलवतील? त्यांचा काय संबंध होता? आदित्य जी, एक सवाल ये है कि फिनिक्स मिल में हलवीन पार्टी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे विपक्ष जो खासतौर से सरकार में बीजेपी जो सरकार है और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि वो आपका चुनावी क्षेत्र है, वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. वहां पर उस वीडियो में अंडर एज बच्चे जो है उनको शराब दी जा रही है और शराब वहां पर पी रहे हैं. इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है. आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहें? मुझे नहीं पता था कि एक्साइज डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट मेरे हाथों में है. और ये अभी ये क्या है कि ये जो मेन विषय है उससे लोगों को विचलित करे, कहीं और लेके जाए, ये तो होम डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस स्टेशन का काम है. ये सत्ताधारी पक्ष इस पे फोकस कर सकता है क्या? ये पॉलिसी हो सकती है क्या? ये दुनिया भर में ये सारी चीजें चलती है. अगर पसंद है तो रखो, नहीं तो कह दो ड्राई स्टेट है, बंद कर दो, कोई आपत्ति नहीं है हमें. लेकिन आप हमारे राज्य से जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज युवाओं के वो लेके जा रहे हैं, जो आंदोलन करेंगे उनको आप शेमड़ी पोरो बोलेंगे, कैसे चलेगा? तो जो महत्वपूर्ण विषय है, आज जैसे कल ब्रिज गिरा है, ये विषय और हम उसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन इंक्वायरी तो होनी चाहिए. लेकिन वो छुपाने के लिए अगर ऐसे आप विषय लाओगे तो ये देश कहाँ जा रहा है? और फिर कोई आवाज उठाए, कोई इस पर लिखे तो कहते हैं हिज मास्टर्स वॉइस. आरोप लग रहा है कि एनडीए सरकार खुद ही, क्योंकि उनकी काफी
चलते ये जोक को मैं उस पर हंसूंगा और छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी जो मैंने पूरी कहानी पढ़ी है, जो टाइमलाइन है, वो ये सत्य चीज़ दिखाती है कि हमारे वक्त में काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज आ रहे थे। अभी भी देसाई साहब के हाथ में सारे वो इंडस्ट्रीज़ के नाम हैं जो MVA के दौरान आए, जिन्होंने साइन किया, MOUs एग्जीक्यूट हुए और काम पे लग गए। अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर आप देखें तो अभी जितने बदतर हाल हुए हैं, जैसे आप यहीं जिस विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, वहाँ के MLA जो गद्दारी की उन्होंने, वो तो जाके पुलिस स्टेशन में गोली चला के आए। क्या कार्रवाई उन पे हुई?